हाय वेलकम टू कोड फॉर इंडिया। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर्स को। ब्रेकिंग बैड एक बहुत फेमस एक सीरीज थी, इसकी मूवी आने वाली है अभी, ठीक है। एंड इसके कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग बैड के जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबकी आपको यहाँ पे फोटोज में मिल जाएंगी और उनकी आपको यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे इस पे होवर करना पड़ेगा और एक टूल टिप के अंदर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे लीड कैरेक्टर था वॉल्टर वाइट, उसके बाद सेकंड लीड कैरेक्टर ये थे यहाँ पे जैसे पिंकमैन, और नीचे यहाँ पे श्रेडर हैं और जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो हैं ये यहाँ पे हेक्टर सालामांका। आप इन कैरेक्टर्स को सर्च भी कर सकते हो। सपोज आपको इस वाले कैरेक्टर को सर्च करना है जो कि है हेक्टर सालामांका, तो आपको यहाँ पे हेक्टर लिखना है HEC। आप यहाँ पे देखो हेक्टर सालामांका लिखते ही जो हेक्टर सालामांका की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं एक को यहाँ से हटाता हूँ तो दो कैरेक्टर्स HE यहाँ पे मैच हुए हैं और आप यहाँ पे देखो इस बंदे का नाम है हेनरी श्रेडर, तो HE यहाँ पर भी मैच हुआ है और हेक्टर सालामांका में भी HE मैच हुआ है, तो इस वजह से दोनों यहाँ पर यहाँ हैं। अगर मैं एक को और हटाता हूँ तो अब जिन जिन के नेम में H मैच होगा ये शायद यहाँ पे जो इमेज का URL है वो करप्टेड है, यहाँ पे वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो इस वजह से यहाँ पे इमेज नहीं आई। बट आप यहाँ पे देखो तो जहां जहां पर भी H मैच हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आई है। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए वॉल्टर वाइट, तो आप यहाँ पे देखो ये वॉल्टर वाइट है, ये इसका बेटा है, इस बराबर में वॉल्टर वाइट जूनियर। और अगर आप सपोज इसको यहाँ से हटा दोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स आ जाएंगे अगर वहां पे इनपुट फील्ड में कुछ भी नहीं हुआ। तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। बहुत एक बेसिक प्रोजेक्ट है, रिएक्ट की हेल्प से है, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्ट का यूज करेंगे और रिएक्ट के एक फ्रेमवर्क का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो कि मटेरियल यूआई। इन दो टेक्नोलॉजीज का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। अपने किसी भी आपको एक अपने फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर आया हूँ लोकल डिस्क में, यूट्यूब में, रिएक्ट प्रोजेक्ट में, और आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है CMD। यहाँ पे CMD लिखने के बाद आपको यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखना है। ये क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो इसने मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। ये फाइल्स मेरी किसी दूसरे प्रोजेक्ट की खुली हुई है, इसको यहाँ से हटाते हैं। बढ़िया, खुलने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखने का फायदा ये हुआ है, सबसे पहले इसने मेरा CMD खोला था इसी फोल्डर के अंदर, और अगर आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखते हो तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक क्या करेगा, ये आपका टर्मिनल खोल देगा, विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल खोल देगा। आप यहाँ से भी जो अपना टर्मिनल है वो यहाँ पे खोल खोल सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये इसकी ये यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अब अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो हम बना सकते हैं npx की हेल्प से। npx, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक रिएक्ट का टूल है जिसको फेसबुक ने बनाया, जिसकी हेल्प से आप बहुत क्विकली रिएक्ट एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं दे रहा हूँ सपोज ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग हाइफन बैड। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मारना है। एंड ये क्या करेगा, ये आपका प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो ये आपका प्रोजेक्ट है बनाना स्टार्ट कर देगा विद सेम नेम जो कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नेम है। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ये वाला फोल्डर मेरे को बना के दिया है ब्रेकिंग बैड। तो इसको बनने में लगेंगे 2 से 3 मिनट ले लेगा ये बनने में, तो मेरे को यहाँ पे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट मतलब बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है ना। अगर आप यहाँ पे हो तो इसने हमें यहाँ पे एक फोल्डर दिया है जो कि है ब्रेकिंग बैड के नाम से। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो ये हमारा यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर है। एंड जो सबसे मेन फाइल होती है किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में, वो होती है पैकेट.जेसन। पैकेट.जेसन अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो ये हमारी यहाँ पे पैकेट.जेसन है। पैकेट.जेसन आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें सब हमारे पास दो सबसे मेन जो कीज होती हैं वो होती हैं, एक होता है यहाँ पे डिपेंडेंसीज, एक होता है यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से। डिपेंडेंसीज में हमारे पास सभी लाइब्रेरीज होती हैं, सभी डिपेंडेंसीज होती हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। स्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या करना चाहते हैं। जैसे इन चारों स्क्रिप्ट में सबसे मेन स्क्रिप्ट है जो वाइडली यहाँ पे यूज होती है, वो है यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट। स्टार्ट स्क्रिप्ट आपके पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाती है और उसको रन करती है एक लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। अगर आपको स्टार्ट स्क्रिप्ट को रन करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है npm start।
npm start जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे npm start लिखा तो सबसे पहले तो एरर देगा, ठीक है, क्योंकि npm start चलाने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टार स्क्रिप्ट होनी चाहिए। एंड स्टार स्क्रिप्ट हमारी है यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर, जो कि है ब्रेकिंग बैड फोल्डर के अंदर। बट अभी मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हूँ, तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग बैड फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकिंग बैड फोल्डर के अंदर आया हूँ। अब यहाँ पे ब्रेकिंग बैड फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि npm स्टार्ट क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे npm स्टार्ट लिखोगे ये देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई पैकेट और जेसन है। अगर इसको पैकेट और जेसन मिलती है तो ये पैकेट और जेसन के अंदर जाएगा। फिर ये देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या यहाँ पे कोई स्टार्ट के नाम से स्क्रिप्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाई है। अगर स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे इसको मिलती है तो ये चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को, जो आपका चलाएगा डेवलपमेंट सर्वर को। स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या करती है, जो भी आपके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है पूरा, जो भी आपके यहाँ पे सभी फाइल्स हैं, इनका एक बंडल बनाती है, ठीक है। इनको सबसे पहले कंपाइल डाउन करती है इनटू प्लेन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड्स एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट में आप यहाँ पे जो भी कोड लिखते हो ब्राउजर को वो कोड समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर एक कंपाइलर होता है जो कि बेबल कंपाइलर होता है, जो आपके पूरे रिएक्ट के कोड को कंपाइल डाउन करता है इनटू प्लेन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद वो उसका पूरा बंडल बनाता है, एंड उसको बंडल बनाने के बाद वो उसको रन करता है एक ब्राउजर में। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसने हमारी पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे ब्राउजर में रन किया है। कहाँ पे रन किया है, आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हो लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे आप यहाँ पे देखो, हमारी यहाँ पे जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। लोकल होस्ट यहाँ पे सर्वर है, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल में इसको चलवा रहा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे लोकल होस्ट आया है। 3000 रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट होता है, एंड यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ कोड आया है, ठीक है। यहाँ पर एक एसवीजी लोगो है, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये कुछ भी मैंने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा आया है मेरे पास, और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे app.js के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है जो कि एक एसवीजी इमेज है, फिर मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। एंड हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया पूरे कंपोनेंट को, एंड हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं index.js में। आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। index.js आपका मेन एंट्री पॉइंट होता है। जब भी आप npm स्टार्ट लिखते हो तो जो पूरा रिएक्ट का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है index.js से। index.js यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट है। index.js आपके यहाँ पे मेन फाइल है। यहाँ पर हम दो लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं। एक तो है यहाँ पे रिएक्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट यहाँ पे मेन लाइब्रेरी है जिसके अंदर सभी हमारे फीचर्स होते हैं रिएक्ट के। सभी जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे वो सब इस लाइब्रेरी के अंदर से आता है। फिर यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम यहाँ पे एक अनदर लाइब्रेरी है जो जिसकी हेल्प से आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन को ब्राउजर में रन कर पाते हो। यहाँ पे जो डॉम लिखा हुआ है, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पे, और अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो इसको भी हम डॉम बोलते हैं। ये जो यहाँ पे आपका ये पूरा ये है ना, इसको भी हम डॉम बोलते हैं। तो रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को आपके ब्राउजर में रन करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, और हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट को। बट ऐप कंपोनेंट को हम डिस्प्ले कहाँ पे करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को एक्सेस किया है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, और उस एलिमेंट को यहाँ पे रूट के अंदर स्टोर करवाया, और उससे हमने रेंडर फंक्शन को कॉल किया, और रेंडर फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे अपना ऐप कंपोनेंट डाल दिया, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है जो कि ब्राउजर पे इस टाइम पे डिस्प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आती है कि जो मेन फाइल होती है किसी ब्राउजर के लिए वो index.html होती है। ये बिल्कुल बेसिक HTML का बेसिक है। तो जो मेन फाइल होती है वो index.html होती है। index.html आपको मिल जाएगी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैंने आपको बोला है कि जो हमारे यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है वो index.js से होता है। index.js यहाँ पे मेन फाइल है। बट ब्राउजर के लिए जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल होती है वो index.html होती है। HTML का बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे app.js के अंदर वो index.js के थ्रू index.html में जा रहा है। कैसे जा रहा है, आपको अगर मैं ये वाली फाइल खोल के दिखाऊं index.html, तो हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक टैग होता है जो कि होता है div id इक्वल्स टू रूट। यहाँ पर एक div है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है। हमने क्या किया, हमने उस एलिमेंट को एक्सेस किया यहाँ पे जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है।
आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसकी आईडी रूट है एंड यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर ये प्रॉपर एक प्योर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, इंडेक्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने यहाँ पे उस एलिमेंट को एक्सेस किया जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, और फिर उस एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे जो हमारा बाकी का कोड है उसको डाल दिया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है app.js में, वो इंडेक्स और जेएस के थ्रू index.html में इस वाले div के अंदर जाके अपेंड हो रहा है। आप इसको देख भी सकते हो। आप अगर यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक div है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, और उसके अंदर मेरा यहाँ पे जो पूरा ऐप कंपोनेंट है वो जाके अपेंड हुआ है। ये यहाँ पे मेरे पास एक div है जिसका क्लास यहाँ पे ऐप है। अगर मैं आपको यहाँ पे app.js में जाके देखो, मेरे पास यहाँ पे एक div है जिसकी क्लास नेम यहाँ पे ऐप है। ठीक है, क्लास यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड होता है रिएक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे क्लास की जगह यूज करते हैं क्लास नेम। ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, मैंने सपोज यहाँ पे हेलो लिखा, तो अब आप देखोगे अब यहाँ पे इस सब की जगह यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा आएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, क्योंकि मैं अपने जो पूरा कोड है उसको मैं स्ट्रक्चर्ड रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, और मेरे को यहाँ पे सबसे पहला अपना कंपोनेंट बनाना है जो कि होगा यहाँ पे header.jsx के नाम से। दो तरह के कंपोनेंट आप यहाँ पे बना सकते हो कि एक तो होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थोड़े पुराने हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स लेटेस्ट हैं, ट्रेंडिंग है, नया कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का ही यूज करेंगे। तो मैंने सपोज यहाँ पे हेडर लिखा, और हेडर यहाँ को मैंने यहाँ पे एज अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया, और इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम हेडर। ठीक है, अब हमने ऐप कंपोनेंट में एक चीज सीखी थी कि जो भी आप कोड लिखते हो उसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया, एंड जो मेरा यहाँ पे कोड है वो, जो यहाँ पे मेन कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बट हमने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को इसमें इसके अंदर रेंडर कराया हुआ है, तो जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो ऐप कंपोनेंट के अंदर भी आएगा। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बाकी जो भी फाइल्स हैं उनको यहाँ से लिंक कर सकता हूँ, जो मेरा यहाँ पे आ, ये है, ठीक है, ऐप कंपोनेंट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हेलो को हटा के आपको यहाँ पे अब हेडर को लिखना है, तो हेडर को हम लिख सकते हैं एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है कि आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज करना होता है। ठीक है, ऐसे आप अपने कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ, तो यहाँ पे आया हेलो फ्रॉम हेडर। ठीक है, ये हेलो फ्रॉम हेडर आपका यहाँ से प्रिंट हुआ है, जो आपका यहाँ पे हेडर कंपोनेंट है जो हमने जस्ट अभी अभी बनाया है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड अब मेरे को यहाँ पे मटेरियल यूआई का इंस्टॉल करना है। मटेरियल यूआई एक रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, बहुत फेमस है, गूगल बैक करता है इसको। ठीक है, मटेरियल यूआई आप हर काफी जगह यूज होता हुआ देखोगे। ठीक है, हमारे पास दो या तीन ही मेन लाइब्रेरीज हैं जो यहाँ पे सीएसएस की हम यूज कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत फेमस है मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई की अगर आप npm इंस्टॉलेशन देखो ना तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तो मटेरियल यूआई को गूगल बैक करता है, तो इस वजह से इसका जो npm इंस्टॉलेशन है इसकी वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो मटेरियल यूआई हाइफन कोर, ये इसका वर्जन 4 है। ठीक है, ये अब वर्जन 5 आ चुका है, लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है, बट अगर आपको वर्जन 4 के साथ काम करना है तो आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कराना होता है, npm install material hyphen ui slash core। ये लेटेस्ट नहीं है, और आप यहाँ पे देखो ये लेटेस्ट नहीं है, फिर भी इसकी जो वीकली डाउनलोड्स हैं वो कितनी ज्यादा है। जो लेटेस्ट है वो है यहाँ पे MUI स्लैश कोर, MUI नहीं, MUI स्लैश मटीरियल, सॉरी, ये यहाँ पे लेटेस्ट है MUI स्लैश मटीरियल। तो अगर ये आपको मैं दिखाऊँ तो 5.6.3 यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो चल रहा है, MUI स्लैश मटीरियल 5.6.3, एंड ये यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन है मटीरियल यूआई का। ठीक है, एंड ये यहाँ पे इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, तो बहुत ज्यादा वीकली डाउनलोड्स हैं, बहुत वाइडली यूज की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है MUI.com। ठीक है, एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाना है। इसमें बने बनाए रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सपोज यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन को कॉपी किया, npm में यूज कर रहा हूँ, तो npm इंस्टॉलेशन मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी की। यहाँ पे रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोला। आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है जो कि ब्रेकिंग बैड है, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं। तो मटेरियल यूआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ, तो जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो है ऐप कंपोनेंट। ऐप बार हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऐप बार हमें एक हेडर कंपोनेंट होता है, ये हमें इस तरह का एक हेडर देता है, तो मेरे को इसी को ही यहाँ पे यूज करना है। तो वापस आते हैं, आपको हेडर आपको जो ऐप बार कंपोनेंट है उसको यूज करने के लिए यहाँ पे ऐप बार लिखना है,
और उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है टूल बार। मेक श्योर ऐप बार का भी कैपिटल होना चाहिए, टूल बार का भी यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे एरर देंगे कि ऐप बार इज नॉट डिफाइंड, टूल बार इज नॉट डिफाइंड। आपको इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको इनको इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है, जो कि आपका ऐप बार है और यहाँ पे जो आपका टूल बार है वो आपके इंपोर्ट होंगे MUI मटेरियल में से, जो हमने पैकेज अभी अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि है MUI मटेरियल। तो MUI मटेरियल में से आप इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो एंड एक बार कंपाइल होने देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडर आएगा जो कि ब्लू कलर में होगा। कंपाइल ही हो चुका है, वापस जाके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक हेडर आया जो कि ब्लू कलर में है। बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी CSS को हैंडल करना है, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को यहाँ पे अभी इमेज लगानी है जो कि ब्रेकिंग बैड की इमेज होगी। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है और इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी इमेज डालने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इमेजेस लिखा, इमेजेस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और आपको क्या क्या करना है, अपनी इमेज खोलनी है, जो भी आपको यहाँ पे इमेज डलवानी है। ठीक है, इमेज आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप ये वाली इमेज उठा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जो डाउनलोडेड इमेज है उसको यहाँ से उठाना है एंड यहाँ पे उसको ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ देना है एंड ये आपकी यहाँ पे इमेज आ चुकी है logo.png। ठीक है, फुल स्क्रीन मारते हैं, ये इमेज यहाँ पर आपकी आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उस इमेज को इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, सपोज लोगो के नाम से मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा मेरे को, इमेजेस के अंदर से यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो है logo.png। परफेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे IMG टैग का यूज करना है। HTML का एक बहुत फेमस टैग है IMG टैग। उसके बाद यहाँ पे src करके, अब ये एक वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल ना होता तो हम यहाँ पे लिख देते सीधा logo.png, बट ये एक वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है उसके अंदर यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स को हम डालते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को HTML के साथ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेस का यूज करना होता है। ठीक है, ऑल्ट करके यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज लोगो, फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको इसको क्लोज करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको। वापस जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो ब्रेकिंग बैड का लोगो यहाँ पे आ चुका है, बट इसकी CSS को यहाँ पे हैंडल करना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सीधा स्टाइल टैग का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड मेरे को सिर्फ विथ डालनी है। इसकी विथ डाल के वो हाइट को अपने आप हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करनी होती है। तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम और करना है कि मेरे को यहाँ पे CSS को हैंडल करना है। तो CSS को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है स्टाइल्ड कंपोनेंट। स्टाइल्ड कंपोनेंट की हेल्प से हम यहाँ पे CSS को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे स्टाइल्ड हेडर लिखा और फिर यहाँ पे स्टाइल्ड को आपको यूज करना होता है एज अ फंक्शन। ठीक है, किसके ऊपर मेरे को CSS लगानी है, ऐप बार के ऊपर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। बिल्कुल ठीक है एंड बिल्कुल परफेक्ट है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर सपोज ब्लैक कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैश लगा के 000 लिखा और फिर आपको यहाँ पे स्टाइल हेडर को यहाँ से कॉपी करना है और किसके ऊपर आपको CSS लगानी है, मेरे को ऐप बार के ऊपर लगानी है। तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है स्टाइल्ड हेडर से। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो ये इस टाइम पे यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। परफेक्ट। थोड़ी सी पैडिंग देनी है मेरे को, क्योंकि जो इमेज है वो बिल्कुल उससे चिपकी हुई है। तो 10 पिक्सल सपोज मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम और करना है। अब मेरे को यहाँ पे ये करना है कि आ, मेरे को यहाँ पे एक इनपुट वो बनाना है, एक इनपुट फील्ड बनानी है जिसके अंदर कुछ भी टाइप करके मैं यहाँ पे जो अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको। तो इसको भी हम बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है जो कि होता है इनपुट बेस। ठीक है, आप यहाँ पे इनपुट बेस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अरे कंपोनेंट एपीआई है के ठीक है, इसको इसकी मेरे को वैसे तो कंपोनेंट नहीं मिला, बट यहाँ पे कंपोनेंट एपीआई है। कंपोनेंट एपीआई ये बताती है कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है इनपुट बेस को। तो यहाँ से मैंने इसको सपोज कॉपी किया और यहाँ पे स्टाइल के बाद कॉमा लगा के मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट मार दिया। परफेक्ट है। अब इस जो आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया है इनपुट बेस को, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट बेस लिखा एंड यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा के मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखनी चाहिए इस केस में। हाँ, इनपुट फील्ड है मेरे पास यहाँ पे, बट वो दिख नहीं रही। ये देखो इनपुट फील्ड है मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एस लिखा था, बट ये दिख नहीं रही। इसकी CSS को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेस होल्डर मेरे को देना है।
प्लेस होल्डर में को ये बताना है कि आप सर यहाँ पे सर्च कर सकते हो नेम के हिसाब से। मैंने यहाँ पे लिखा है सर्च बाय नेम, तो यहाँ पे सर्च बाय नेम आना चाहिए। एक सेकंड मेरे को इसको ये करना पड़ेगा ताकि दिख जाए। हाँ, यहाँ पे देखो आप नेम आया है और ठीक है, इसकी सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा, समझ गया मैं, बिना उसके नहीं होगा। तो सीएसएस को हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसको एक रैप करना है एक डिव के अंदर, तो आप यहाँ पे डिव लिख सकते हो। डिव लिख के आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ से रैप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ। मटेरियल यूआई में डिव की एक रिप्लेसमेंट होती है। आप अगर एक चीज नोटिस करो तो डिव को हम यूज करते हैं एज अ रैपर कंपोनेंट। अगर हमें किसी एलिमेंट को रैप करना होता है तो हम वहाँ पे डिव लगाते हैं। तो एक रैपर कंपोनेंट हमारे पास वो होता है जो कि डिव की रिप्लेसमेंट है। ये इंटरनली डिव का ही यूज करता है। अगर आप डिव यूज करना चाहते हो आप डिव यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स में आपको मटेरियल यूआई के ही यूज करके दिखाऊं। तो आप यहाँ पे देखो ये सर्व से एज अ रैपर कंपोनेंट बॉक्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो सर्व करता है एज अ रैपर कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया और आपको डिव को रिप्लेस कर देना है बॉक्स से। इंटरनली ये एक डिव ही देता है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनली डिव ही देता है। तो ठीक है ये तो इसके बाद इसकी सीएसएस को थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरे को यहाँ पे कॉन्स्ट कंपोनेंट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एंड बढ़िया, मैंने यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड आ गया। स्टाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे बॉक्स डाल रहा हूँ, या ये हम एक काम कर सकते हैं कंपोनेंट की जगह मैं यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड कंपोनेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा एक बेटर टर्म है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकटिक लगाना है और बैकटिक के अंदर आप यहाँ पे जो आपकी सीएसएस है उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो सपोज बैकग्राउंड कलर में सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो आरजीबी में यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है इसको। तो 255 एंड 255 मैंने यहाँ पे डाला। शेड कितना चाहिए मेरे को 0.15, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स को रिप्लेस कर देना है स्टाइल्ड कंपोनेंट से। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया स्टाइल्ड कंपोनेंट से। तो ये देखो यहाँ पे ये दिखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, आई होप आपको भी ये दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोड पॉइंट भी लिखा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट डालना है। तो सपोज मार्जिन लेफ्ट दिया मैंने यहाँ पे, कितना डालना है सपोज 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा यहाँ से आगे आ जाए। या थोड़ा और आप यहाँ पे डाल सकते हैं 20 पिक्सल हम यहाँ पे दे सकते हैं ताकि थोड़ा और आगे आ जाए। ठीक है, इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मेरे को यहाँ पे घुमाना है। जो यहाँ पे जो ये है इसका बॉर्डर रेडियस, बिल्कुल ठीक है। अब सपोज मेरे को यहाँ पे अगर मैं कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है तो वहां पे दिख नहीं रहा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सपोज ले रहा हूँ इसको इनपुट बॉक्स, ठीक है, और इसको स्टाइल्ड। अब मैं इनपुट बेस पे लगाने वाला हूँ, जो मेरी सीएसएस है उसको मैं इनपुट बेस पे लगाने वाला हूँ। कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ इनहेरिट। इनहेरिट जो इनहेरिट में क्या होगा कि वो जो पेरेंट का कलर है वो उठा लेगा, एंड जो पेरेंट का कलर है ना वो यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो ये इस केस में व्हाइट कलर उठाएगा, आपको दिखाता हूँ मैं। तो सपोज इसको चलाता हूँ मैं, आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, परफेक्ट चल रहा है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, बढ़िया। ठीक है, तो परफेक्ट है ये तो बिल्कुल। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मार्जिन डाल रहा हूँ मैं ऊपर से तो 0 एंड लेफ्ट से चाहिए मेरे को यहाँ पे 50, क्योंकि अभी क्या हो रहा है वो बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था, बट ये अभी ये थोड़ा आगे से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मार्जिन से आप ये इस चीज को हैंडल कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे एक वो लगाना है, एक आइकन लगाना है। तो आइकन हम लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आइकन्स वो होते हैं मटेरियल आइकन्स। हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज होता है, उसके अंदर ढेरों आइकन्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इन आइकन्स को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, हजारों आइकन्स हैं, आप यहाँ पे देखो कभी खत्म ही नहीं होंगे। एंड आप यहाँ पे आइकन्स को सर्च भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में सर्च आइकन ही चाहिए जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप एक आइकन होगा, ये वाला आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। बट ये आता है अपना MUI आइकन्स मटेरियल पैकेज के अंदर से। बट ये वाला पैकेज तो मैंने अब तक इंस्टॉल ही नहीं कराया। तो आपको इस वाले पैकेज को सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टॉल कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm install @MUI/icons-material। तो इस वाले पैकेज को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, क्योंकि इसी वाले पैकेज से आपके सभी आइकन्स आएंगे। जो भी आप आइकन यहाँ पे इंपोर्ट करोगे वो सभी आइकन्स आपके इस वाले पैकेज के अंदर से आएंगे, जो कि है यहाँ पे @MUI/icons-material। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपको इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सर्च आइकन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब सर्च आइकन को आपको यहाँ पे यूज
करना है। ये भले ही वो आइकन हो बट हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया है एज अ कॉम्पोनेंट। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल सकते हो सर्च आइकन, ठीक है, एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पे इसको लिखना है। एंड ये देखो यहाँ पर ये आ चुका है तो ये तो ठीक है बट अब तो मेरे को यहाँ पे इसकी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा सा ठीक करना है। तो यहाँ पे पोजीशन ठीक करने के लिए मेरे को यहाँ पे इस पे CSS लगानी पड़ेगी ठीक है, तो CSS लगा लेते हैं। आपको यहाँ पे वापस जाना है एंड यहाँ पे मेरे को लिखना है सपोज कॉन्स्ट एंड स्टाइल्ड आइकन में डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड और सीधा सर्च आइकन पे हम लगा सकते हैं। हाँ, सर्च आइकन पे लगा सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसकी पोजीशन को यहाँ पे एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे पोजीशन को एब्सोल्यूट करके इसको जो नॉर्मल HTML का फ्लो है उससे बाहर निकाल लेना है। क्या लिख रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट, परफेक्ट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है उससे मैंने यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया। तो सपोज इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। सर्च आइकन को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया स्टाइल आइकन से। इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको टॉप से दे रहा हूँ मैं सपोज 3 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। बट उससे पहले मेरे को पोजीशन रिलेटिव डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट चलती है पोजीशन रिलेटिव के साथ, आप पोजीशन एब्सोल्यूट डाल के किसी कंपोनेंट के साथ उसको रिलेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन रिलेटिव डाला, इसको थोड़ा लेफ्ट से आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट डाल रहा हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट डाला सपोज मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट चलेगा क्या, चल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ भी अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो बिल्कुल परफेक्टली, परफेक्ट। तो हेडर कंपोनेंट अपना यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। मेरे को यहाँ पे बाकी कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब मेरे को कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। बट उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी करना। आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, मर्न प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपको वहां यहाँ पे वापस आना है और अब मेरे को अपने सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ सपोज कैरेक्टर्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर्स डॉट JSX, ठीक है। और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड मैंने यहाँ पे लिखा सपोज रिटर्न, और यहाँ पे p टैग में हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स, ठीक है। और इसको भी मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे आपको लिखना है कैरेक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट करना है, तो इसको app.js में ही मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर्स को, ठीक है। कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, कहाँ से आएंगे, आपके सेम फोल्डर से आएगा जो कि आपका कंपोनेंट है इसके अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर से। और आपको यहाँ पे हेडर के नीचे यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हेडर्स के नीचे जस्ट मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आना चाहिए हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स, जो कि यहाँ पे नहीं आया, आया होगा वो बट मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा। मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आया हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो उसके पीछे यहाँ पे हाइड हो गया। अब वो हाइड क्यों हुआ है, वो इसकी वजह से हाइड हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऐप बार होता है मटेरियल, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक CSS लगाता है जो कि होता है पोजीशन फिक्स्ड। ये वाली CSS पोजीशन फिक्स क्या करता है, वो उसको नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल लेता है और एक कंपोनेंट के ऊपर ओवरलैप मार देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पोजीशन फिक्स यहाँ से हटा दूं तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पर है हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे हेडर कंपोनेंट के अंदर जाना है एंड हेडर कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक हर एक कंपोनेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। हर एक HTML एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन होती है जो उसको एक के नीचे एक अलाइन करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक डाला, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। कैरेक्टर्स को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक div से इसको रैप कर रहा हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, सबसे पहले तो बॉक्स एक को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, जो भी मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स है उसके लिए मैं यहाँ पे div का यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बॉक्स का यूज कर रहा हूँ कंपोनेंट्स को रैप करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, बिल्कुल ठीक है। अब बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं है। कैरेक्टर्स को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर्स उठाने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे। सबसे पहले तो डेटा चाहिए, कैरेक्टर्स का डेटा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक API कॉल करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है। सपोज़ सर्विस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रहा हूँ जो कि है api.js, जिसके अंदर मैं सारी अपनी एपीआई कॉल्स लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक एपीआई कॉल करूँगा, ठीक है? और उस एपीआई कॉल के थ्रू मैं यहाँ पे अपना सारा डेटा लेकर आऊंगा। एपीआई कॉल आप कर सकते हो, हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। एक एपीआई को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो। हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड है, फेच फंक्शन है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में एक्सियोस है। मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक्सियोस को इम्पोर्ट करना है। आपको यहाँ पे लिखना है npm install एक्सियोस। npm install एक्सियोस लिखने से आपका यहाँ पे जो एक्सियोस है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड फिर एक्सियोस की हेल्प से आप यहाँ पे जो अपनी एपीआई कॉल्स हैं वो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है एक्सियोस को। कहाँ से आएगा? जो पैकेज आपने अभी अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया है जो कि एक्सियोस के नाम से। अब यहाँ पे एक फंक्शन आपको बनाना है। उस फंक्शन को मेरे को दूसरे कंपोनेंट्स में यूज भी करना है क्योंकि उसका डेटा मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया। फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट लगा के मैंने उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम क्या है? वो है यहाँ पे fetch data is equals to this एंड बढ़िया। अब जो एपीआई होती है, अब जो जब भी आप एपीआई कॉल करते हो तो वहां पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि सपोज सर्वर डाउन हुआ, उसको डेटा नहीं मिला, 70 चीजें होती हैं तो एक्सेप्शंस आते हैं, एरर्स आते हैं, ठीक है, बैकएंड से। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लगाया, ठीक है, और ट्राई और कैच लगा के मैंने यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग की और मैंने यहाँ पर लिखा एरर वाइल फेचिंग द डेटा। और क्या एरर है आपको यहाँ पे उसको भी प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक्सियोस की हेल्प से एपीआई को कॉल करना है। गेट एपीआई होगी एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सियोस डॉट गेट एपीआई है, तो आपको यहाँ पे गेट लिखना है और इसके अंदर आप अपना जो यूआरएल है उसको मेंशन कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा const अंडरस्कोर एपीआई यूआरएल। मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहा हूँ उस एपीआई यूआरएल के लिए। अगर मैं आपको एपीआई दिखाऊँ, जो एपीआई आपको यहाँ पे कॉल करनी है वो ये वाली एपीआई है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है breakingbadapi.com और एपीआई, और यहाँ पे आपको लिखना है कैरेक्टर्स, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो ये पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। गेट एपीआई है तो आप इसको डायरेक्टली ब्राउजर पर भी हिट कर सकते हो। और ये यहाँ पे इसने रिटर्न किया है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यहाँ पे सारा डेटा है, ठीक है। प्रेटी फॉर्मेट में नहीं है, जेसन प्रेटी में तो इसमें से यहाँ पर आपको बहुत भसड़ दिख रही है, बट ठीक है। तो उसको मैंने वहां से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये एपीआई यूआरएल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पिक कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसको आपको यहाँ पे पास कर देना है इसके अंदर, एपीआई यूआरएल के अंदर। अब जो एपीआई रिक्वेस्ट जो होती है वो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है, वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट देन लगा के इसको हैंडल करना होता है। डॉट देन जावास्क्रिप्ट का एक पुराना कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे सीधा असिंक अवेट भी लगा सकते हो, जो ES6 के नए वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने यहाँ पे अवेट लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज असिंक। असिंक अवेट लगाया मैंने। अब यहाँ पे ये सारा डेटा मेरे को रिटर्न होगा, तो मेरे को इस फंक्शन के अंदर से भी उसको रिटर्न मारना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। परफेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल आप कर सकते हो इसके अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर आप यहाँ पे एपीआई को कॉल कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं आपको एपीआई कॉल करके दिखाऊं, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फेच डेटा को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है। कहाँ से आएगा? एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा मेरे को और यहाँ पे सर्विस के अंदर से, अरे रिपोर्ट वेब वाइटल्स नहीं, सर्विस के अंदर से यहाँ पे एक फाइल है जो कि है api.js के नाम से। जेएस एक्सटेंशन लिखनी जरूरी नहीं हुआ होती, वो अपने आप उठा लेता है। जेएस टीएस जेएसएक्स वो सब उठा लेता है, ठीक है। अगर कोई सपोज CSS फाइल है डॉट CSS डॉट PNG, ठीक है, इमेजेस की एक्सटेंशन है, तो उसको आपको मेंशन करना होता है। जावास्क्रिप्ट को छोड़ के जितनी भी एक्सटेंशन है उनको आपको सबको मेंशन करना होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, TSX और JSX, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक्सटेंशन है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अब मेरे को यहाँ पे, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल कब करना है? आप पूछोगे ये तो भाई आप बताओ, ये तो हम क्या बताएं। वही बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को एपीआई को कॉल करना है कि जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो, जब मेरा कंपोनेंट लोड हो जाए डॉम के अंदर, जब कंपोनेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले यूआरएल को हिट करूँ वैसे ही मेरा यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाए अपने आप। मतलब किसी बटन के क्लिक पे एपीआई ना कॉल हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा कंपोनेंट यहाँ पे दिखना शुरू हो, जैसे ही मैं यहाँ पे वेबसाइट को लोड करूँ, वैसे ही मेरा यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाए फटाफट से। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है कंपोनेंट के माउंट होते ही। जैसे ही आपका कंपोनेंट इंसर्ट होगा डॉम में, जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट होगा, वैसे ही मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है।
तो इसके लिए एक लाइफ साइकिल हुक होता है रिएक्ट का, जो कि होता है कॉम्पोनेंट डेड माउंट। मेरे को यहाँ पे कॉम्पोनेंट डेड माउंट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पोनेंट डेड माउंट यूज होता है क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स के अंदर, बट ये फंक्शनल बेस्ड कॉम्पोनेंट्स का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो फंक्शनल बेस्ड कॉम्पोनेंट्स में कॉम्पोनेंट डेड माउंट की एक रिप्लेसमेंट है जो कि है यूज इफेक्ट। आपको यहाँ पे रिएक्ट के एक हुक का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कि होता है यूज इफेक्ट हुक। तो मैंने सपोज यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा एंड ये कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा रिएक्ट के अंदर से। यूज इफेक्ट जो होता है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है कि आपको उसको कॉल कब करना है। मेरे को इसको कॉल करना है सिर्फ कॉम्पोनेंट डेड माउंट पे, तो मैंने यहाँ पे पास किया एम्प्टी एरे। और मेरे को यहाँ पे इसके अंदर एक एपीआई को कॉल करना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गेट डेटा। गेट डेटा के नाम से मैं सपोज यहाँ पर एक अपना फंक्शन बना रहा हूँ, और उस फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं जो कि होगा अपना गेट डेटा फंक्शन। और एंड 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 परफेक्ट। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को एपीआई कॉल करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फेच डेटा। परफेक्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाला जो फेच डेटा यहाँ पे फंक्शन है, एक असिंक फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा सर, आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अब अवेट चलता है सिर्फ असिंक फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक भी लगाना पड़ेगा, बिना असिंक के काम नहीं करेगा आपका अवेट। तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बट ये फंक्शन को रिटर्न भी करेगा, तो उसको कहीं पे स्टोर करा लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर उसको स्टोर कराया, कंसोल कराते हैं, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आएगा। रिस्पॉन्स को कंसोल कराया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल खोल के दिखाऊँ और यहाँ पे इसको खोला, सपोज मैंने इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे इसके डेटा के अंदर जब आप एक्सियोस से एपीआई को कॉल करते हो तो ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन फालतू भी देता है आपको, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस ये आपको देगा, हेडर्स आपको देगा, रिक्वेस्ट आपको देगा ये, ठीक है। बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो डेटा के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल 62 कैरेक्टर्स का डेटा आया है, ठीक है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो डेटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, बस डेटा को मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना है, तो इसको आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो किसी स्टेट के अंदर। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल टाइप आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे यूज स्टेट होता है अपने पास। यूज स्टेट एक वेरिएबल होता है, बट ये वेरिएबल से कैसे डिफरेंट है वो एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो उसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि यूज स्टेट और एक नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और आपको यहाँ पे एक स्टेट बनानी है। स्टेट जो होता है वो एक एरे रिटर्न करता है, एरे के अंदर दो एलिमेंट्स वो रिटर्न करता है। पहला जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है एक वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जो होता है ये कांस्टेंट होता है, रीड ओनली होता है, आप इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमें एक फंक्शन भी देता है। तो मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को भी इंपोर्ट किया। अब कहाँ से आएगा, यूज स्टेट के अंदर से आएगा, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर हम एक डिफॉल्ट एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है, कि डिफॉल्ट वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे एरे पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीछे से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। परफेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये जो वेरिएबल होता है ये रीड ओनली होता है, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको अपडेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें यहाँ पे फंक्शन का यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे सेट कैरेक्टर्स का यहाँ पे यूज किया, और मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास सारा डेटा आता है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया भी था। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और मैंने इसको सेट कैरेक्टर्स का यूज किया है यहाँ पे। तो अब जो ये पूरा डेटा है एपीआई का, ये कैरेक्टर्स के अंदर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे इनको लूप कर सकता हूँ, और अब एक एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो कैरेक्टर को लूप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैप फंक्शन का, और मैप फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे कैरेक्टर को लिखा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक एक कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सारा अपना कोड एक ही कॉम्पोनेंट में लिख दूँ, भसड़ नहीं मचानी मेरे को तो मैंने सपोज यहाँ पे अपना एक और कंपोनेंट बनाया कैरेक्टर के नाम से, और ये भी एक सपोज फंक्शनल कंपोनेंट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस परफेक्ट, एंड मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। कैरेक्टर को आपको अब यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट इंपोर्ट है, ये क्या इंपोर्ट हुआ है, हटाओ इसको कैरेक्टर को मैंने सपोज यहाँ पे इंपोर्ट किया, क्योंकि अब जो कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं इस वाले जो मेरा कंपोनेंट है उसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो मैंने सपोज अभी के लिए मैंने यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग मैंने यहाँ पे से कैरेक्टर को लिखा, परफेक्ट।
चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर से हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको मैप किया है। कैरेक्टर्स एक एरे है जिसमें 62 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 62 टाइम्स यहाँ पे इस टाइम पे हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, परफेक्ट है। बट मेरे को यहाँ पे हेलो को प्रिंट नहीं करना, मेरे को यहाँ पे यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक चीज है, अब मेरे को यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल है जिसको मेरे को इस वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे यूज करना है। तो मेरे को ये जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, और मैं यहाँ पे इसको पास करने वाला हूँ एज अ प्रॉप। ये एक्चुअल प्रॉप होता है और ये वेरिएबल होता है जिसको आपने यहाँ पे पास किया होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैरेक्टर को पास किया है एज अ प्रॉप। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट डिस्ट्रक्शन मेथड का यूज करके यहाँ पे आप जो प्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कैरेक्टर को निकाला। कैरेक्टर को निकालने के बाद अब मेरे को यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है कार्ड कंपोनेंट के अंदर। कार्ड कंपोनेंट मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट दिखाऊँ ना, तो मेरे को यहाँ पे इस तरह का एक ये देता है मेरे को, ठीक है। इस तरह के एक चीज के ऊपर मेरे को यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस कार्ड को आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट कार्ड। कहाँ से आएगा, यह आएगा आपका MUI के मटेरियल कंपोनेंट के अंदर से। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कार्ड, और अरे कार्ड मैंने सपोज यहाँ पे लिखा, इसको क्लोज भी करना होता है, परफेक्ट। तो अभी आप अगर देखो यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स आने चाहिए। अरे क्या हुआ, रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ लिखना पड़ेगा क्या इसके अंदर। हेलो लिखते हैं। अब कहाँ है, हाँ अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सभी कार्ड्स आ चुके हैं। बट मेरे को यहाँ पे हेलो नहीं लिखना। मैं सपोज यहाँ पे कैरेक्टर का जो नेम है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर डॉट नेम। तो आप यहाँ पे देखो सभी कैरेक्टर्स के जो नेम है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। बट मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स के नेम को डिस्प्ले नहीं करवाना, मेरे को यहाँ पे जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर की जो फोटोज हैं कैरेक्टर की जो इमेजेस है मेरे को यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा IMGSRC, और यहाँ पे मैंने लिखा कैरेक्टर। इसको मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज किया। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स की जो पिक्चर्स हैं वो आ चुकी हैं। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि जो इमेजेस है ना, जो उसकी जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना है, क्योंकि इमेजेस काफी बड़ी हैं और बड़ी इमेजेस से काम चलेगा नहीं अपना। तो यहाँ पर मेरे को इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग को मैं यहाँ पे चेंज करूँ, इसकी CSS को मैं यहाँ पे चेंज करूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इमेज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि अब तक जब भी मैंने स्टाइल का यहाँ पे यूज किया है, तो वो हमेशा मैंने यहाँ पे यूज किया है एक मटेरियल यूआई के कंपोनेंट के साथ। आप यहाँ पे देखो ऐप बार मटेरियल यूआई का कंपोनेंट था, बॉक्स मटेरियल यूआई का कंपोनेंट था, इनपुट बेस मटेरियल यूआई का कंपोनेंट था, सर्च आइकन मटेरियल यूआई का कंपोनेंट था। भले ही वो आइकन था बट वो एक मटेरियल यूआई का कंपोनेंट था। बट यहाँ पर क्या भसड़ है, यहाँ पर भसड़ ये है कि सर यहाँ पे मटेरियल यूआई का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर IMG टैग है जो कि HTML का टैग है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे IMG टैग लिख के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर IMG टैग लिखा तो ये मेरे को एरर फेंक के मारेगा कि भाई IMG क्या चीज है। ये मेरे को बोलेगा कि IMG इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि IMG को यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। इसको पता ही नहीं एक्चुअल में कि IMG क्या चीज है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हेडर कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ऐप बार का यूज किया है, बॉक्स का यूज किया है, इनपुट बेस का यूज किया है, सर्च आइकन का यूज किया है, एंड मैंने यहाँ पर उनको इंपोर्ट किया है। बकायदा मैंने यहाँ पर इनको इंपोर्ट करके बताया कि भाई ये सब मटेरियल के कंपोनेंट्स हैं, आपको इनको यहाँ से यूज करना है। बट इसको कैसे इंपोर्ट करो IMG को, IMG तो इंपोर्ट ही नहीं होते। तो इसका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि जब भी आपको HTML कंपोनेंट्स का यूज करना होता है विद स्टाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डालना होता है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पे डालना होता है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो इसको, तो फिर आप यहाँ पे बैकटिक नहीं लगाते। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ता है एज एन ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप CSS लिखते हो, तो आप सपोज यहाँ पे हाइट आप यहाँ पे 300 पिक्सल भी डाल सकते हो, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 300 पिक्सल, वो अपने आप उठाता है, ठीक है। पिक्सल लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो पिक्सल अपने आप उठाएगा। तो यहाँ पे सपोज इमेज लिखा, मैंने पता नहीं मैंने स्पेलिंग क्या लिखी हुई थी, बट मैंने यहाँ पे इमेज लिखा, और इमेज को अब सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँ, तो आप यहाँ पे देखो इसकी जो साइज है, अब इसका जो साइज है वो अब यहाँ पे ये हो चुका है, जो कि है हाइट अब यहाँ पे 300 हो चुकी है, ठीक है। एक सेकेंड, आप अगर यहाँ पे देखो तो इसकी जो विथ है वो डिफरेंट है। तो इसकी यहाँ पे विथ भी मेरे को यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो विथ हम ले लेते हैं सपोज 100%, ठीक है। वो सिर्फ पिक्सल उठाता है। अगर आपको 100% डालना है तो आपको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है, एक चीज और करनी है, जो ऑब्जेक्ट फिट कवर करना है मेरे को यहाँ पे। ऑब्जेक्ट फिट कवर मैंने यहाँ पे लिखा परफेक्ट। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप सीएसएस लिखते हो तो वो हम लिखते हैं हमेशा कैमल केस में। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपने सीएसएस लिखी थी तो वो हम लिखते हैं लोअर केस हाइफन बेस्ड, बट यहाँ पे जब आप सीएसएस लिखते हो तो वो हम लिखते हैं कैमल केस। बस इतना सा फर्क है। अब यहाँ पे एक भसड़ है। भसड़ यहाँ पे ये है कि इसकी कार्ड कंपोनेंट की जो हाइट है उसको मेरे को यहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है मेरे को, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पे ग्रिड का यूज कर सकते हैं। ग्रिड यहाँ पे कंपोनेंट होता है, बॉक्स की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे जो मीडिया क्वेरीज होती हैं, बट यहाँ पे जो मीडिया क्वेरीज होती हैं वो यहाँ पे लगी हुई होती हैं ऑलरेडी। आप अगर सीएसएस में जो आप मीडिया क्वेरीज लिखते हो वो यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लिखने की कोई लोड ही नहीं है। आप यहाँ पे सीधा ग्रिड को यूज करो। ग्रिड यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए यूज होता है। एंड ये इसके अंदर आप यहाँ पे देखो एक्सेस और एक्सेस पे कितना दिखना चाहिए, और एक्सेस एमडी और एस एम एल जी एक्सेल इस पे कितना दिखना चाहिए, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी हैंडल्ड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे बॉक्स के साथ मेरे को यहाँ पे ग्रिड को इम्पोर्ट करना है। वाह, बॉक्स के साथ मेरे को यहाँ पे ग्रिड को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अब ग्रिड को यूज कैसे करते हैं, अगर मैं आपको इसका यहाँ पे यूज दिखाऊँ तो कंटेनर ग्रिड होता है। ठीक है, जो कि पेरेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड ग्रिड्स होते हैं जो कि आइटम्स होते हैं। तो मेरे को यहाँ पे काम करना है, बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे डालना है ग्रिड जो कि एक कंटेनर ग्रिड होगा। एंड इसको यहाँ पे डाल लेते हैं परफेक्ट। और फिर मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर को रैप करना है एक आइटम ग्रिड से। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड, यहाँ पे मैंने लिखा आइटम। ठीक है, एंड एक सेकेंड परफेक्ट, और यहाँ पे आगे ग्रिड। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो इतने से ये देखो परफेक्टली आया बिल्कुल। बट अभी भी काफी भसड़ है, अभी काफी इसमें। सबसे पहले तो मेरे को स्पेस चाहिए, तो स्पेस आप डाल सकते हो सीधा यहाँ पे। हमारे पास एक वो होता है स्पेसिंग, आप डाल सकते हो 1 2 3 4 में। तो मैंने सपोज यहाँ पे स्पेसिंग डाली, तो स्पेसिंग आ चुकी है। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स हैं, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कंपोनेंट्स हैं। बट दिक्कत है, मतलब जो स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स है, नीचे यहाँ पे सिर्फ 5 ही कंपोनेंट्स है। स्पेस जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सेस डाल सकते हो। एक्सेस में अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे, हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है वो 12 हिस्सों में डिवाइड होती है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा, मतलब मैंने उसको यहाँ पे क्या किया, मैंने उसको यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, अब सिर्फ एक उसमें सिर्फ 4 कंपोनेंट्स आएंगे। परफेक्ट है, मतलब 4 इमेजेस आएंगी। एक काम मेरे को यहाँ पे और करना है, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, और मैं सपोज यहाँ पे मार्जिन लिखा। मार्जिन कितना चाहिए मेरे को, सपोज मार्जिन चाहिए 20। अरे क्या हुआ, इसने मार्जिन क्यों नहीं उठाया? अच्छा, यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया तो मार्जिन आ गया 20, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं जो कि होता है टूल टिप कंपोनेंट। टूल टिप कंपोनेंट जो होता है, अगर आप टूल टिप वैसे बनाने बैठोगे ना तो बहुत भसड़ होती है। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करना होता है टूल टिप को। फिर जो टूल टिप जिसके रेस्पेक्ट में खुलेगा उसकी पोजीशन को आपको रिलेटिव करना होता है। एंड फिर आपको टूल टिप में आपको बहुत चीज़ों को हैंडल करना होता है, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका जो बॉर्डर रेडियस है, उसका जो टेक्स्ट कलर है, उसका जो टेक्स्ट है, काफ़ी कुछ हैंडल करना होता है। बट तो आप यहाँ पे देखो, ये टूल टिप का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको अगर सपोज मैं इस पे होवर करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे टूल टिप आई है। टूल टिप स्टार्ट पे, टॉप पे, एंड पे, राइट एंड, और यहाँ पे देखो आप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स होते हैं। आप यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे प्रॉप्स पास किए हुए होंगे। प्लेसमेंट के नाम से एक प्रॉप होता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे टूल टिप की जो प्लेसमेंट है वो डाल सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो एरो टाइप टूल टिप है। आप यहाँ पे अगर एरो पास करोगे तो टूल टिप के साथ यहाँ पे एरो भी आएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, लेफ्ट, बूटस्ट्रैप और HTML। मेरे को यहाँ पे HTML वाला डालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसके अंदर जो कंटेंट यहाँ पे पास करना है वो काफी सारा कंटेंट होगा। ठीक है, तो टाइटल के साथ हम पास कर सकते हैं। शायद मेरे को यहाँ पे एक सेकंड कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक टाइटल, एक प्रॉप होता है। हाँ, टाइटल प्रॉप होता है, इसके साथ हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर गया मैं, और कैरेक्टर के अंदर जाके इमेज के ऊपर, ठीक है, इमेज के ऊपर अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा टूल टिप।
टूल टिप वहाँ पे उसने ऊपर अपने आप उसको इंपोर्ट भी मार दिया। और आपको इमेज को रैप करना पड़ेगा टूल टिप से, क्योंकि मेरे को इमेज के ऊपर यहाँ पे टूल टिप दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल डालना है कि आपको सर क्या क्या आपको वो दिखाना है, तो आपको यहाँ आपने यहाँ पे वो लिखा। उसके बाद आप उसके बाद आपको यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे बॉक्स डाला एक रैपर कंपोनेंट, उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी जो होता है वो पी टैग की रिप्लेसमेंट होती है। और आप अगर देखोगे यहाँ पे तो हम जो पी टैग लिखते हैं वो टाइपोग्राफी की यहाँ पे रिप्लेसमेंट है। हम यहाँ पे टाइपोग्राफी भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे पी टैग भी डाल सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से वही कहानी है कि मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स का यूज कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो मटेरियल यूआई के ही यूज करूँ। तो मैंने सपोज यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे कैरेक्टर नेम डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी डाल दी। टाइपोग्राफी के बाद अब यहाँ पे रियल नेम में डाल रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज हैं यहाँ पे वो हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका पोर्ट्रेट से। उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे टाइपोग्राफी डाला। टाइपोग्राफी के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा निकनेम। निकनेम में यहाँ पे सपोज कैरेक्टर डॉट और आपको यहाँ पे डालना है निकनेम। जहाँ से आपके पास निकनेम आ जाएगा उसके बाद सपोज टाइपोग्राफी डाला मैंने यहाँ पे, और टाइपोग्राफी के बाद सपोज यहाँ पे डाला मैंने बर्थडे। बंदे का बर्थडे का कब होता है ये सब कुछ इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बर्थडे लिखा, परफेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी अब यहाँ पे स्टेटस क्या है, स्टेटस यहाँ पे कि वो बंदा जीवित है या वो मर चुका है, ठीक है। वो यहाँ पे उसका ये स्टेटस आ चुका है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये बोल रहा है कि बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, आइटम इज नॉट डिफाइंड। आइटम मैंने कहाँ पे यूज किया है, ओके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये बोल रहा है लाइन नंबर 20 पे आइटम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ ओ सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर आएगा, बढ़िया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टूल टिप है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड जो प्लेसमेंट है इसकी वो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे देखो ऊपर स्पेस नहीं है तो ये नीचे आ रहा है। अब मैं नीचे लेके आता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है तो ये ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको मैनुअली हैंडल करने बैठोगे ना, बहुत मेहनत है, टूल टिप बनाना बहुत मुश्किल काम है। ट्रस्ट में मैंने बहुत बनाई है। तो सर ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और पास करनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एरो दिखाना है। ये आप देखो यहाँ पे एरो आ चुका है, और ठीक है मस्त है। थोड़ा नीचे देख लेते हैं। बट यहाँ पे अब एक चीज है कि मेरे को इसको प्लेसमेंट टॉप करना है। अगर स्पेस अगर आपके पास है ना, तो मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट को टॉप टॉप रखना है, कि ये जो प्लेसमेंट है इसकी ये टॉप पे है कुछ इस तरह। अगर सपोज ऊपर स्पेस है ना तो वो टॉप पे आए। अगर ऊपर स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो वो भले ही नीचे आए। बट अगर नीचे में आता हूँ यहाँ पे ऊपर स्पेस है तो वो नीचे नहीं आना चाहिए, इस केस में ऊपर आना चाहिए। तो सर बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जो अपनी जो टूल टिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हेक्टर सालामांका, तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अब यहाँ पे वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब हम फिल्टर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे ये अरे क्या कर दिया मैंने, बढ़िया। अगर आप यहाँ पे नेम लिख के, अगर मैं सपोज यहाँ पे ये डालता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू, मैं सपोज यहाँ पे वॉल्टर वाइट डाला, तो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ वॉल्टर वाइट की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आप यहाँ पे नेम कीवर्ड का यूज कर सकते हो, और नेम कीवर्ड के साथ अब आप यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है उसको हैंडल कर सकते हो। बट तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, यहाँ पे मैंने सपोज टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट के साथ आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में रैप करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे सपोज फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फॉरवर्ड स्लैश लगा, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे कंकैट कराना है एक वेरिएबल को। मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा, जो नेम यहाँ पे मेरा पीछे से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका बैकटिक है उसको यहाँ पे क्लोज भी कर देना है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो हेडर के अंदर से यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे कुछ करेगा, यहाँ पे जो भी बंदा ये फिल करेगा उसको मेरे को यहाँ से निकालना है और उसको आगे पास करना है, ठीक है। उसको मेरे को यहाँ से निकालना है। तो जैसे ही बंदा इस वाली इनपुट फील्ड में कुछ भी फिल करता है, जैसे ही बंदा इस वाली इनपुट फील्ड में कुछ भी फिल करता है, वैसे ही मेरे को उस इवेंट को हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ऑन चेंज फंक्शन का। ऑन चेंज फंक्शन पे मैं यहाँ पे एक अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इवेंट को भी पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो कि है गेट टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, और सपोज ये वाला फंक्शन बना लेते। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट
एंड गेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस। परफेक्ट है, ठीक है। पीछे से ई आ रहा है, अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे इवेंट के अंदर से आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो जो भी बंदा वहाँ पे टाइप कर रहा है। एंड सपोज यहाँ पे वैल्यू हमारे पास एक फील्ड होती है, तो ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कंसोल पे मैंने इसको प्रिंट कराया है। इसको एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा हेक्टर, हेक्टर लिखते ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेक्टर आया है। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, मैंने सपोज यहाँ से इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिखा सालामांका, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हेक्टर सालामांका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मेरे को अब ये काम करना है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो एपीआई कॉल मैं कर रहा हूँ वो कैरेक्टर्स के अंदर से कर रहा हूँ। एपीआई कॉल यहाँ से जा रही है कैरेक्टर्स के अंदर से, ठीक है। अब कैरेक्टर्स के अंदर से एपीआई कॉल जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट मेरे को यहाँ से पास करना पड़ेगा, क्योंकि एपीआई कॉल यहाँ से जा रही है, ये वो एपीआई का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट ही नहीं है। टेक्स्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे हेडर कंपोनेंट के अंदर है, और अगर आप यहाँ पे app.js के अंदर जाओ तो हेडर कंपोनेंट से मेरे को टेक्स्ट को निकालना है और उसको कैरेक्टर्स के अंदर पास करना है। तो मेरे को इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखा सपोज इम्पोर्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को एक स्टेट बनानी पड़ेगी, और सपोज यहाँ पे एक स्टेट बनाया मैंने कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियली जो स्टेट होगी वो यहाँ पे एम्प्टी होगी। सेट टेक्स्ट को मेरे को भेजना है इसके अंदर एज अ प्रॉप। मैंने यहाँ पे लिफ्टिंग द स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है, और मैंने यहाँ पे सेट टेक्स्ट को इसके अंदर भेजा, जो मेरे यहाँ पे हेडर कंपोनेंट इसके अंदर। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जो कि आपका पीछे से हेडर कंपोनेंट के अंदर आ रहा है, उसको आप यहाँ से सेट टेक्स्ट को निकाल सकते हो। और अब आप यहाँ पे जो जो ये है आपका ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको आप सेट टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो। तो जो भी यहाँ पे इनपुट फील्ड में जो भी बंदा यहाँ पे वैल्यू को फिल करेगा, वो अब आपके यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आ चुकी है। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हो, और उसके बाद कैरेक्टर्स के अंदर फिर आप उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और उसको हम फिर यहाँ पे भेज सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड दे दो बस मेरे को। यहाँ पर ये आ चुका है। सपोज मेरे को सर्च करना है जैसे पिंकमैन की इन्फॉर्मेशन को, तो आपको यहाँ पे लिखना है JESSE। अब यहाँ पे एक और चीज है, आप यहाँ पे देखो जैसी पिंकमैन मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे जो नेटवर्क कॉल्स हैं वो जारी होंगी। नहीं, नेटवर्क कॉल्स भी नहीं जा रही। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज हो ना, वैसे यहाँ पे एक नेटवर्क कॉल जानी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला फंक्शन है वो सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है। ये वाला फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी अरे पास करता हूँ तो ये वाला फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल होगा जब मेरा कंपोनेंट माउंट होगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज हो, वैसे वैसे कंपोनेंट माउंट होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट को अपने कॉल करना है कंपोनेंट डेड अपडेट पे। कंपोनेंट डेड अपडेट एक लाइफ साइकिल मेथड होता है रिएक्ट में, उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे एक एरे के अंदर अगर आप कुछ भी पास करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को पास किया, तो अब आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा जैसे जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस आएंगे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे सिंपल जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अब जैसे ही आ चुका है। इसको हटाता हूँ, सपोज मैं टेक्स्ट में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखो लगातार यहाँ पे नेटवर्क एपीआई कॉल जा रही है। एंड यहाँ पे देखो अब उन बंदों के नाम आएंगे जो जिन बंदों के नाम में यहाँ पे जे है, जैसे जैसे पिंकमैन, वॉल्टर वाइट जूनियर, जेन, यहाँ पे जेक, और आप यहाँ पे देखो जॉन, और आप यहाँ पे देखो जैक। हटाता हूँ तो सभी यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो सभी यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको काफी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।